दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जयसॉफ्ट पर। और रीट लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड में जो आईसीटी का पार्ट हम कर रहे हैं मेंस के लिए, तो उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर के बारे में है। अभी तक आपने पढ़ा कि आईसीटी क्या होती है, आईसीटी के लाभ क्या है, आईसीटी की हानियाँ क्या हैं, घटक क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आज की क्लास में हम लेके आए हैं कंप्यूटर क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे अच्छी से अच्छी चीज़ें उन तक पहुंच पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं कि कंप्यूटर शब्द जो है वो कहाँ से आया। तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया और कंप्यूटर इसका मीनिंग क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो उपयोगकर्ता से डेटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है। एक प्रक्रिया के उपरांत सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर क्या करता है कि आपसे क्या करेगा, तथ्य लेगा, आंकड़े लेगा, उनको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद में आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आप ये मान लीजिए कि सीमेंट, बजरी, ईंट, पत्थर, ये सब आपके क्या हो गए, ये डेटा हो गया आपका। इसके अलावा फिर क्या है, इसमें मजदूर ने काम किया, मकान बनाया, तो वो प्रोसेसिंग हो गई। और मकान बन करके जो आपके सामने आ गया वो क्या है आपका, वो आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। तो इनपुट के रूप में हम डेटा देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और उसके बाद में जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो हमसे कुछ आंकड़े, तथ्य लेता है इनपुट के रूप में, उस पर काम करता है और काम करके हमें रिजल्ट देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, सूचना और अगर हम बात करें कि सूचना और डेटा का अंतर क्या होता है, तो डेटा जो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है डेटा। ये डेटा का मीनिंग क्या होता है, डेटा का मीनिंग होता है कोई भी टेक्स्ट है, कैरेक्टर, जैसे आपने लिखा दो, ये एक डेटा हो गया। आपने लिखा किसी का नाम, जैसे मान लीजिए आपने नाम लिखा राम, तो ये एक डेटा हो गया। ठीक है। किसी का क्लास नंबर, कुछ भी जो अभी लिखा आपने, वो सब क्या है, डेटा है। अब क्या है, एक वर्ड होता है प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस। जैसे आपने क्या किया, 2 and 2, दो चीज कंप्यूटर में डाली, 2 और 2। अब वहां पे क्या किया, इसको प्लस किया, माइनस किया, भाग दिया, गुणा किया, ठीक है, ये किया। तो कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में फिर क्या होता है, आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये आपका जो है वो क्या है आपका, वो आपका ये तो डेटा था और यहाँ पे क्या है आपकी, ये सूचना है। ठीक है, कि 2 और 2 को जोड़ करके जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। अब ये जो डेटा दिया गया है, ये किसके रूप में दिया गया है, इनपुट के रूप में दिया गया है कंप्यूटर को। यहाँ प्रक्रिया हुई और सूचना किस रूप में हमें मिली, आउटपुट के रूप में। तो इनपुट के रूप में डेटा दिया जाता है, उस पर कोई प्रोसेस होती है और उसके बाद में हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, हमें सूचना मिलती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आग लगी, अब मेरी आंखों ने देखा उस दृश्य को, तो मेरी आंखें क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। माइंड ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करके मुंह से मैं किसी को बता रहा हूं कि राम सिंह तेरे घर में आग लग गई। अब क्या है, आंखों ने जो दृश्य देखा तो इनपुट डिवाइस क्या हो गई, आंखें हो गई, इनपुट कर रही हैं। माइंड क्या हो गया, प्रोसेस, सीपीयू, प्रोसेसर हो गया। और मुंह से बोल के बता रहा हूं तो मुंह मेरा आउटपुट डिवाइस हो गई, जो सूचना प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो डेटा का मतलब क्या होता है, तथ्य, आंकड़े जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तथ्य हैं, आंकड़े हैं, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स जो होते हैं हमारे, उनको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपने कहीं पे भी लिख दिया, कहीं पे ये लिख दिया 22, तो ये डेटा है या सूचना है, तो ये क्या है, ये डेटा है, ये सूचना नहीं है। क्यों, क्योंकि इस 22 से 22 से आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि आपका जो लिखा हुआ ये है, ये किसी क्लास का, जैसे किसी बच्चे का एज है, किसी बच्चे की, या फिर क्या है, कोई रोल नंबर है या कोई एनरोलमेंट नंबर है या क्या है, ये कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। जब इसके ऊपर हमने लिख दिया एज, तो इसका मतलब अब ये क्या है, सूचना है। तो सूचना दी जा रही है कि आपकी ये किसी आदमी की उम्र है या एज है। तो अगर किसी डेटा के साथ में उसका मेटा डेटा और जुड़ा होता है, इसे कहते हैं मेटा डेटा, तो उसे कहते हैं सूचना। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, ऐसा डेटा जो डेटा के बारे में जानकारी दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं।
तो अब जैसे ये लिख दिया, इसके ऊपर हेडिंग लिख दी, फील्ड लिख दी, इसका मतलब ये 22 किसी की उम्र है, तो अब सूचना है। और अगर ये नहीं लिखते तो क्या होता, केवल ये डेटा होता। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो एक ऐसा यंत्र होता है जो हमसे इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें सूचनाएं देता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा जो है ये क्या है, कीबोर्ड, सॉरी ये क्या होता है आपका मॉनिटर, ये आपका मॉनिटर है। ठीक है, ये वाला जो यंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड कहते हैं इसको, ये कीबोर्ड है। और ये वाला जो है इसको माउस, और इसको हम बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, आप अपनी सब्जेक्ट में खूब विद्वान हैं, मैं आपको बिल्कुल भी कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन मैं अपनी सब्जेक्ट में आपको 0 मान के ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये मानता हूं कि अगर कोई विद्वान है तो वो मेरा वीडियो नहीं देखेगा, उसको ज्ञान चाहिए। तो और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी कंप्यूटर से हाथ नहीं लगाया, तो इसलिए मैं बिल्कुल 0 से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और जिनको आता है उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये क्या है कीबोर्ड, ये क्या है माउस, ठीक है, और ये क्या है सीपीयू। अब देखिए कुछ लोग ये ना सोचे कि ये तो हमें आता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी जो आपको नहीं आती हैं। मॉनिटर जो है वो आउटपुट दिखाता है, कीबोर्ड माउस से हम इनपुट करते हैं। ये जो डब्बा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, कैबिनेट। ठीक है, ये कहा जाता है इसको, कैबिनेट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक मेन सर्किट होता है और उसके बीचों बीच में एक प्रोसेसर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं उसको। ऐसा ही हमारे किस में होता है, मोबाइल में होता है। ठीक है ना, ऐसा ही हमारे मोबाइल में होता है। तो बीचों बीच इसके में एक मेन सर्किट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। उस मदरबोर्ड का मतलब मेन सर्किट में एक आपका क्या होता है, एक छोटा सा प्रोसेसर होता है जिसे हम सीपीयू या प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, ये और वो ही प्रोसेसर सारे कामों को करता है, प्रोसेसिंग को करता है। ऐसे ही हमारे मोबाइल में करता है और ऐसे ही हमारे किस में करता है, इसमें आपके कंप्यूटर में करता है। ठीक है ना, ये जो सीपीयू है ये सारी प्रोसेसिंग करता है ये। ठीक है ना, ये तो इनपुट इससे देते हैं, प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू, और आउटपुट कौन दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है। तो ये दोनों तो हमारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए। और ये वाली चीज जो होती है वो क्या हो गई, हमारी प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, प्रोसेस करती है। और ये वाली यूनिट क्या हो गई, हमारी आउटपुट यूनिट हो गई। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो प्रोसेस करता है, इनपुट के रूप में डेटा लेता है और उस पर कार्य करता है और कार्य करके हमें लौटा देता है, वो क्या होता है, आउटपुट करना होता है। ठीक है, सूचना मतलब होता है कि आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। अगर किसी डेटा पे कोई प्रक्रिया हो गई है तो प्रक्रिया उपरांत डेटा किस में बदल जाता है, सूचना में बदल जाता है। प्रक्रिया उपरांत डेटा कहलाता है सूचना। क्या कहलाएगा, सूचना कहलाएगा। ठीक है, प्रक्रिया होने के बाद डेटा क्या हो जाता है, सूचना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के किससे हुई है, कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, कौन से शब्द से हुई है, कंप्यूट शब्द से। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो देखिए अब बात करते हैं भारत में कंप्यूटर कैसे आया, कब आया, किन परिस्थितियों में आया। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो बात है भारत में कंप्यूटर लाने की, कब से स्टार्ट हुई। दिसंबर 1954 की बात है। दिसंबर 1954 में इंडिया में कोई कंप्यूटर नाम की चीज नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले क्या था, 1945 में विश्व में प्रथम जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC आया था। ENIAC, ठीक है, ये आया था। विश्व का सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था, ENIAC, ENIAC। ठीक है, दोबारा से इसको साफ साफ लिख देते हैं, और ENIAC। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये जो आया था ये 1945 में आया था। 1954 तक एशिया में जापानी एक ऐसा देश था जिसके पास कंप्यूटर था, इंडिया के पास कंप्यूटर नहीं था। अब क्या है, दिसंबर 1954 में दो वैज्ञानिक थे हमारे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और एक थे महालनोबिस। इन दोनों ने क्या किया,
ये दोनों के दोनों क्या है, बैठे हुए थे, जैसे हम लोग बैठे रहते हैं चाय की छड़ी पर बात करते हैं कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो इन दोनों ने बात की कि भाई हमारे देश में कंप्यूटर नहीं है, ऐसा करते हैं कहीं से कंप्यूटर मंगवाते हैं। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा मेरे भी काम आ जाएगा। महालनोबिस ने कहा, ये सांख्यिकीविद थे, तो इन्होंने कहा कि मेरे भी स्टैटिक्स में गणनाएं करने के काम में आ जाएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? मुंबई में 1931 में। और इन्होंने किया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, इसकी स्थापना की थी 1945 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, ठीक है। ये इन्होंने स्थापना की और ये स्थापना की थी इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में एक कंपनी थी जिसका नाम था बीटीएम कंपनी, ब्रिटिश टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। ये कंपनी क्या था, कंप्यूटर बनाती थी। इससे संपर्क साधा, इससे कहा कि भाई हमें एक कंप्यूटर चाहिए। तो आज की तरह नहीं था कि दुकान पे गए और कंप्यूटर लेकर के आ गए। तो पहले क्या था, 6-6 महीने लग जाया करते थे। तो इन्होंने जब इससे कहा तो इन्होंने कहा कि भाई कंप्यूटर तो हम दे देंगे, लेकिन चलाना, कैसे चलाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो आपको नहीं सिखाएंगे। तब इन्होंने क्या किया, 1954 में 2 वैज्ञानिकों को इंग्लैंड भेजा, रॉय और मुखर्जी नाम के। और इनसे कहा कि भैया जब जैसे वहाँ से कंप्यूटर हम बनाएं, ये बीटीएम कंपनी वाले, ब्रिटिश टेबुलेटिंग मशीन कंपनी थी इंग्लैंड में, और जब ये कंप्यूटर बनाएं तो आपको पूरा नोट्स बनाने हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं, वो सीख करके आना है। तो दिसंबर 1954 में गए और जून में जाके लौटे, और जुलाई 1955 में कंप्यूटर वहां से लेकर के आए, और उसका नाम था HEC2M, मतलब लास्ट जून में लेकर के आए थे। और जुलाई 1955 में उस कंप्यूटर को कहां पे लगा दिया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। तो पहला कंप्यूटर जो इंडिया आयात करके लाए, बाहर से लेकर के आए थे, उसका नाम था HEC, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मॉडल 2। कहां से लाए, ब्रिटिश टेबुलेटिंग मशीन कंपनी इंग्लैंड से लेकर के आए। जुलाई 1955 में उसको भारत में स्थापित किया गया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। तो ये पूछा जाता है कि भारत में प्रथम बार कंप्यूटर कहां से लेकर के आए बाहर, तो इंग्लैंड से लेके आए। पहला कंप्यूटर जो लाए थे उसका नाम क्या था, HEC2M, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मॉडल 2। इसके अलावा कब स्थापित किया गया था, जुलाई 1955 में। कहां पे स्थापित किया गया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है इसलिए कि रॉय मुखर्जी लाए, ये लाए, वो लाए, तो पूरी एक कहानी आपको बता दी है कि ऐसे कैसे क्या क्या घटनाक्रम हुआ, ठीक है। तो 1955 भारत में प्रथम कंप्यूटर कब कहां पे स्थापित किया गया, तो 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, भारत में प्रथम कंप्यूटर इंग्लैंड की बीटीएम कंपनी, ब्रिटिश टेबुलेटिंग मशीन कंपनी से आयात करके रॉय व मुखर्जी नामक वैज्ञानिकों द्वारा जुलाई 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। रॉय और मुखर्जी लेकर के आए और भेजा किसने, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और महालनोबिस ने। इस प्रथम आयातित कंप्यूटर का नाम था HEC2M, ठीक है, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मॉडल 2। और इसके अलावा ये जो था, अब देखिए इसके बाद में, ये तो था पहला कंप्यूटर जो आयात करके लाए। इसके बाद में फिर क्या है अपना, फिर इसके बाद में ये पूछा जाता है कि भारत ने कौन सा कंप्यूटर तैयार किया सबसे पहले, भारत द्वारा निर्मित डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत द्वारा निर्मित फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर किसको माना जाता है, सिद्धार्थ कंप्यूटर को माना जाता है। आपको कहीं कहीं पे क्या होगा, आप नेट पे डालोगे तो आपको 1960 में टिफरैक भी दिख जाएगा, टिफरैक। ये क्या था, एनालॉग कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर इसको हम मान सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में आता था ये, ठीक है, डिजिटल में आता था, लेकिन क्या है वो एनालॉग कंप्यूटर इसको मानते थे। तो 1960 में टिफरैक नाम का एक कंप्यूटर भी बना मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट में। लेकिन पहला डिजिटल कंप्यूटर किसको माना जाता है, सिद्धार्थ कंप्यूटर को माना जाता है, ठीक है। एग्जाम पर्पज से आप ध्यान रखना कि डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर किससे, कौन सा था हमारा, जो इंडिया ने बनाया, सिद्धार्थ कंप्यूटर। किसने बनाया, ECIL ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसने बनाया है। ECIL जैसे ही आप गूगल पे डालोगे तो वहां पे ECIL की साइट पे जाओगे तो वहां लिखा मिलेगा आपको उपलब्धि में कि पहला प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बनाने का श्रेय इनको जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए कंप्यूटर की जनरेशंस की बात करते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करें जनरेशन की, तो देखिए जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें आप। जनरेशन में से क्या है, काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है जनरेशन, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। हुआ क्या कि आपको पहले एक ब्रीफ में कर देता हूं। 1602 में सबसे पहले क्या आया था, अबेकस नाम का एक गणना यंत्र बना था। अबेकस, इसको कहते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री कहा जाता है, इसको कंप्यूटर की हिस्ट्री। कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई कैलकुलेटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, कंप्यूटर आया कहां से, ठीक है। तो 1602 में अबेकस यंत्र था, चीन वालों ने बनाया, प्रथम गणन यंत्र था ये संसार का, प्रथम गणन यंत्र, ठीक है। हिस्ट्री आपके में इसमें नहीं पूछी जाती है, लेकिन इसलिए बेस बनाने के लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें क्या होता था, ऐसे एक लकड़ी के ऐसे तार होते थे इस तरीके से, इन पे एक छल्ले होते थे, जैसे मान लीजिए आप ये मान के चले इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे इनकी गिनती करते थे, जल्दी से गणनाएं कर लेते थे। आजकल भी अबेकस से फास्ट कैलकुलेशन सिखाई जाती है। तो संसार का सबसे पहला गणन यंत्र था अबेकस, चाइना वालों ने बनाया था। उसके बाद में आया नेपियर बोन्स 1617 में, ठीक है। उसके बाद में 1642 में आया फिर पास्कल का कैलकुलेटर, पास्कल का कैलकुलेटर जो पहला कैलकुलेटर था, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री किसी को पढ़नी होगी तो वो मुझे बता दीजिएगा, अलग से मैं इसका डाल दूंगा, है ना। इसके बाद में फिर क्या 1671, फिर उसके बाद में 1801, फिर उसके बाद में 1834, 1800, फिर उसके बाद में फिर 1900 पे आ गए हम। तो लास्ट में जाके क्या है, यहाँ जाके फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज का आया था 1834 में, ठीक है। चार्ल्स बेबेज, जिसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज का। इनका आया था एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, मतलब आज का जो कंप्यूटर है वो इसी के बेस पे आधारित है। किसके बेस पे आधारित है, एनालिटिकल इंजन के बेस पे, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक, ये आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है इनको। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ये यंत्र बने 1602 में अबेकस बना, फिर 1617 में नेपियर बोन्स बना, फिर 1642 में पास्कल का कैलकुलेटर आया, प्रथम सफल मैकेनिकल कैलकुलेटर। उसके बाद 1642 के बाद में फिर आया 1801 में आपका, 1671 में लेबनिज का स्टेप रेकोनर आया, 1801 में ऑटोमेटेड मशीन आई, 1822 में फिर डिफरेंस इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज ने, वो क्या है सक्सेस नहीं हो पाया था। फिर 1834 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन और बनाई दोबारा से, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और ये सक्सेसफुल रहा। और आज का जो कंप्यूटर है उसके मूलभूत सिद्धांत इस डिवाइस में मौजूद थे। इनके इसी काम के लिए, इनकी इसी खोज के लिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1890 में फिर उसके बाद में क्या आया आपका, पंच कार्ड से जो टेबुलेटिंग मशीन आई। 1830 में फिर मार्क फर्स्ट आया। ऐसे करते करते 1945 में आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया जिसका नाम था ENIAC, ठीक है। तो ये जो होती है 1602 से लेके और 1945 तक, पहला गणन यंत्र से लेके कैलकुलेटर बना, फिर ऐसे बना, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, फिर ये बना, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है ये बना। तो 1602 से लेके 1945 तक का टाइम, जैसे धीरे धीरे गणन यंत्र से कैलकुलेटर बना, कैलकुलेटर से कंप्यूटर बना, मैकेनिकल बना, फिर इलेक्ट्रॉनिक बना, उसको कंप्यूटर की हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में 2-3 चीज याद रखिए। प्रथम गणन यंत्र कौन सा था, अबेकस था। पहला कैलकुलेटर जो था सफल कैलकुलेटर वो पास्कल का था, ब्लेज पास्कल का। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और उन्होंने क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था। ये 4 चीज आपको याद इसमें रखनी है। अब इसके बाद में 1945 से लेके 54 तक कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भी विकास हुआ, जो भी डेवलपमेंट हुआ, उसको कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की पीढ़ियां, और ये इंपॉर्टेंट है पीढ़ियां वाला सिस्टम जो है ना, ये 1955 से लेके और 64 तक का जो है वो क्या है, सेकंड जनरेशन। 65 से लेके 1965 से लेके 74 थर्ड जनरेशन। उसके बाद में 1975 से लेके और 90 तक ये क्या आ गया आपका, फोर्थ जनरेशन। और 1991 से लेके अब तक जो है वो कौन सी है, फिफ्थ जनरेशन।
तो कंप्यूटर की पीढ़ियां बांटी गई हैं। जैसा हम कहते हैं हमारे दादाजी के ज़माने में ऐसा था, हमारे पिताजी के ज़माने में ऐसा होता था। तो ऐसे ही क्या है कि 1945 में जब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ गया, तो 1945 से लेकर 54 तक कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हुए, जो भी विकास हुआ, उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। ठीक है, 1955 से 64 तक उसको क्या कहेंगे? द्वितीय पीढ़ी कहेंगे। ये कौन सी पीढ़ी है? तृतीय पीढ़ी है। 65 से 74 तक। और ये कौन सी है? चतुर्थ पीढ़ी है। और ये कौन सी है? पंचम पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी होगी। ठीक है, अब इनमें मेन हार्डवेयर यंत्र कौन सा था? अगर हम बात करें कि प्रमुख हार्डवेयर यंत्र किस किस में कौन कौन सा था हार्डवेयर, तो पहली पीढ़ी में क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब चलता था। वैक्यूम ट्यूब ये चलता था। 1906 में इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में क्या आए? फिर ट्रांजिस्टर आए, ये आए 1947 में। फिर आया आईसी 1958 में। इसके बाद में फिर आया माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर 1971 में। ठीक है, और फिर इसमें भी क्या चलता है? माइक्रो प्रोसेसर चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी जनरेशन वाली जो चीज होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। पहली पीढ़ी में क्या होता था? कंप्यूटर जो होते थे बड़े होते थे, अलमारी के साइज के होते थे, और उनमें मुख्य जो हार्डवेयर भाग लगाया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब होता था। अब वैक्यूम ट्यूब की खासियत क्या थी कि जल्दी से गर्म हो जाती थी, तो कंप्यूटर के ब्लास्ट होने का खतरा रहता था। कंप्यूटर होते थे अलमारी के साइज के, ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर नहीं होते थे, अलमारी के साइज के होते थे। वैक्यूम ट्यूब जल्दी से गर्म हो जाती थी, हीट पकड़ लेती थी, ब्लास्ट होने का खतरा रहता था, इसलिए उन्हें ऐसे वातावरण में रखा जाता था, एयर कंडीशनर्ड वातावरण में, एनवायरनमेंट में जहाँ ठंडक हो। ठीक है, एयर कंडीशन, एक बच्चा बोला एयर कंडीशन तो चलते ही नहीं थे उस टाइम पे, तो भैया एयर कंडीशन नहीं, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट मतलब ठंडे वातावरण में। उसके बाद में क्या हुआ? फिर ट्रांजिस्टर आया। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ? फिर कंप्यूटरों में मुख्य हार्डवेयर भाग के रूप में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर यूज करने लगे, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था 1947 में। विलियम शॉकली और उनके दो दोस्त थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया। विलियम शॉकली और उनके दो फ्रेंड थे, उन्होंने। ट्रांजिस्टर क्या था? जल्दी से गर्म नहीं होता था, और क्या है, हीट नहीं पकड़ता था, तो ब्लास्ट होने का खतरा कम हुआ। ठीक है, और साइज भी कम था। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में यूज किया जाने लगा आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोला जाता है इसको? इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहा जाता है। अब इनमें से क्वेश्चन में बताऊंगा बाद में कैसे निकलेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेशन का मतलब किसी चीज को संकुचित कर देना, काम वही करे लेकिन साइज क्या हो जाए? कम हो जाए। कागज है, कागज को आपने क्या किया? फोल्ड किया, छोटा हो गया, लेकिन काम वही है आपका, बाद में उसको अनफोल्ड कर सकते हो। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने दबा दिया, तो एनवायरनमेंट छोटा हो जाए, काम वही करे, वो क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया, काम चल रहा है पूरा, साइज छोटा कर दिया। तो आईसी जो है वो एक अकेले आईसी जो है वो 2300 ट्रांजिस्टर के बराबर काम कर लेती थी। तो 2300 ट्रांजिस्टर के बराबर काम करिए तो साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, और जल्दी से गर्म नहीं होती थी। ठीक है, 1958 में जेएस किल्बी ने इसका आविष्कार किया। इस पे सिलिकॉन की परत होती है। उसके बाद में 1971 में पहला जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो था इंटेल 4004, और किसने बनाया? मूरे नाम के वैज्ञानिक ने इसको डेवलप किया। अब ये किससे बनता था? आईसी से मिलके बनता था। LSIC प्लस VLSIC, उनसे मिलके माइक्रो प्रोसेसर बन गया। उसके बाद अगली जो पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी, उसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, SLSIC और ULSIC, उससे बनता था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आईसी से मिलकर बनता था। तो अब देखिए, पहली पीढ़ी में पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी में मुख्य हार्डवेयर भाग कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में मुख्य हार्डवेयर भाग कौन सा था? ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में मुख्य हार्डवेयर भाग कौन सा था? आईसी। ठीक है, आईसी से आप क्या समझते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट कब आया? 1958 में आया। किसने बनाया? जेएस किल्बी ने। इस पे किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। उसके बाद चौथी पीढ़ी में मुख्य हार्डवेयर भाग कौन सा यूज करते थे?
माइक्रो प्रोसेसर कब आया? 1971 में। किसने बनाया पहला माइक्रो प्रोसेसर? मूरे नाम के वैज्ञानिक ने। क्या नाम था उसका? इंटेल 4004। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए पहली पीढ़ी में क्या है आपका? वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में क्या है? ट्रांजिस्टर, तीसरी में क्या है? आईसी, चौथे में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर बन रहा है दो तरह की जो आपकी आईसी हैं उनसे, एक तो है एलएसआईसी और एक है वीएलएसआईसी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। पांचवी पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर बनता है वो किससे बनता है? सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट प्लस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इससे मिलकर बनता है। ठीक है। अब देखिए काम की चीज, ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार क्या है? ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में, जिसमें सी लैंग्वेज का भी आविष्कार हुआ, इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी थी ये, विलियम शॉकली, जॉन वार्डिन और वाल्टर ब्रिटेन ने किया था। ठीक है। तो विलियम शॉकली, जॉन वार्डिन और बार्टन कितना है? वाल्टर ब्रिटेन ने किया। आईसी की अगर हम बात करें तो आईसी का जो आविष्कार है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहते हैं, और आईसी का आविष्कार जेएस किल्बी ने 1958 में किया। आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब माइक्रो प्रोसेसर, इनके फुल फॉर्म आपको चाहिएंगे। माइक्रो प्रोसेसर, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004, मूरे नाम के वैज्ञानिक ने 1971 में उसका आविष्कार किया था। एलएसआईसी का जो फुल फॉर्म होता है, आईसी का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और एलएसआईसी का क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वीएलएसआईसी का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और एसएलएसआईसी का होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और यूएलएसआईसी का होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। अब देखिए भाषा की अगर हम बात करें कि पहली पीढ़ी में होने को बहुत अथाह सागर है, लेकिन आपके जो काम की चीज़ है 2-3 पॉइंट वही पढ़ेंगे हम। पीढ़ी में भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन पीढ़ी में जो आपके काम की चीज़ है वही 2-3 पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहली पीढ़ी में क्या होता था? पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, निर्देश जो दिए जाते थे, वो किस में दिए जाते थे? मशीन भाषा में। दूसरी पीढ़ी से फिर क्या आया? असेंबली भाषा आ गई। ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा लास्ट में चालू होगी, दूसरी पीढ़ी के लास्ट में। उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी सब में उच्च स्तरीय भाषा यूज की जाने लगी। ठीक है। कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं वो 3 तरह की भाषाएं होती हैं: निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय और बीच में असेंबली भाषा। तो पहली पीढ़ी में जो भाषा यूज की जाती थी कंप्यूटरों में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न में से कौन सी भाषा यूज की जाती थी? तो ऐसा सवाल आएगा, तो कौन सी? मशीन भाषा। उच्च स्तरीय भाषा यूज की जाती थी। ठीक है। कौन सी में नहीं यूज की जाती थी? तो कौन सी? पहली पीढ़ी में यूज नहीं की जाती थी। दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा चलती थी। तीसरी, चौथी, पांचवी में उच्च स्तरीय भाषा चलती थी। ये सब क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है। कोबोल है, फोर्टोन है, एल्गोल, स्नोबॉल, बेसिक, लिस्प, ये सब सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है? ये सब उच्च स्तरीय भाषा है। जैसे ये है प्रोग्रामिंग लॉजिक, प्रोलॉग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में काम आती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब रोबोट में दिल और दिमाग विकसित करने वाली जो लैंग्वेज है वो ये है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मीनिंग क्या होता है? कि मानव की तरह मशीनों में भी दिमाग विकसित हो, दिल विकसित हो, भावनाएं विकसित हो, वो सोच सकें। तो वो लैंग्वेज कौन सी होती है? प्रोलॉग, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे काम किया जाता है। और उसकी सहायक भाषा होती है लिस्प, लिस्ट प्रोसेसर। कोबोल होती है बिजनेस के लिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये एल्गोरिथम, ये गणनाएं करने के काम में आती है। बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ये लैंग्वेज होती हैं। अब हमें ये पढ़ना है, ये ध्यान रखना है आपको तो कि मशीन भाषा जो है वो पहली पीढ़ी में चलती थी, दूसरी में चलती थी असेंबली भाषा, और तीसरी, चौथी, पांचवी में उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है। अब भाषाओं का मतलब क्या है? देखिए अगर आप बात करें पहली पीढ़ी की, तो देखिए मशीन भाषा, मशीन भाषा जो है वो क्या है? ठीक है। मशीन भाषा, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा। या फिर इसका तीसरा जो नाम होता है वो कौन सा होता है? बाइनरी भाषा। ये होता है इसका नाम
बाइनरी भाषा। ठीक है, ये तीनों नाम इसी के हैं। दूसरी जो भाषा होती है वो होती है असेंबली भाषा। और तीसरे प्रकार की जो भाषा होती है उसे कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, तीसरी जो भाषा होती है वो कौन सी होती है? उच्च स्तरीय भाषा होती है। मशीन भाषा, जिसे हम निम्न स्तरीय भाषा भी कह सकते हैं, बाइनरी भाषा भी कह सकते हैं। दूसरी होती है असेंबली भाषा और तीसरी होती है उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, अब मशीन भाषा में जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लिखते हो 2+2, ये हमारी उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं। असेंबली भाषा में इसको इस तरह से लिखा जाता था 1010 और यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या ऐड। मशीन भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता था 1001010। तो ये अंतर समझे आप कि आज जैसे हम ये लिख रहे हैं ये हमारी भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है। पहले जमाने में क्या होता था, मशीन को एक ही भाषा आती है 1 या 0, बटन ऑन या ऑफ। तो या तो 0 का मतलब सर्किट ऑफ, 1 का मतलब ऑन, जैसे कहते हैं बाइनरी भाषा। 1010 कुछ भी लिखोगे 1010 में लिखोगे बस, केवल वो मशीन भाषा होती है, मशीन उसी को समझती है। हम जो कुछ भी लिखते हैं मशीन से पहले कंप्यूटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है 1010 में, और उसके बाद उसको वापस समझ करके फिर आपको आपकी भाषा में रिजल्ट देता है। तो पहले पीढ़ी में 1945 से लेकर 54 तक पहली पीढ़ी में कुछ भी निर्देश देना होता था, जोड़ना, घटाना, भाग करना, कुछ भी, सब कुछ 10101 में लिखा जाता था। अब दो को बाइनरी लैंग्वेज में इस तरह से लिखते हैं, तो ये तो 2 लिख दिया, और प्लस का मान लीजिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से, मतलब बाइनरी में 011, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये गिनती होती है बाइनरी की इस तरीके से। तो अब क्या है, सब कुछ मशीन भाषा में लिखा जाता था पहली पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में क्या होता था, लोगों ने कही कि भाई 1010 को कहां तक याद रखेंगे, तो ऐसी कोई भाषा बनाओ जिससे क्या है हमारे समझ में आए। तो उन्होंने कोड चालू किए कि जोड़ना है तो ऐड लिखो, घटाना है तो सब्ट्रैक्ट लिखो, लोड करना है तो ऐसे लिखो। ठीक है, ये इन कोड को कि आपको जो काम करना है उसको कोड के जरिए लिखिए, और जिस पे काम करना है उसको बाइनरी में भले ही आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इन कोडों को कहा जाने लगा, निमोनिक कोड कहा जाने लगा, इनको निमोनिक कोड ये कहा गया। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि यार अब हम इसको कोड वोड को कहां तक याद रखेंगे, बाइनरी वाइनरी को, हम तो जो आज जो लिखते हैं ना वही लिखेंगे। तो फिर लिखने लगे 2+2। अब क्या है, इसमें लिखा हुआ जो है उसको तो मशीन डायरेक्टली समझ जाएगी क्योंकि मशीन की भाषा है। इसमें इसको समझ जाएगी, इसको समझ जाएगी, लेकिन इसको आपको अनुवाद करना पड़ेगा किसमें, मशीन भाषा में, तभी मशीन उसको समझ पाएगी। ठीक है, और ये जो अनुवाद करने वाला सॉफ्टवेयर है वो कौन सा होता है, असेंबलर होता है। असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीन भाषा में बदलता है ताकि मशीन उसको पढ़ ले और रिजल्ट दे दे। ठीक है, इसमें पूरे के पूरे को बदलना पड़ेगा, तो इसमें भी मशीन भाषा में बदलना पड़ेगा तभी मशीन उसको समझ पाएगी। ठीक है, और यहाँ जो आपका अनुवादक सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ 2 अनुवादक सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज किए जाते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलते हैं, मशीन भाषा में, जिससे मशीन उनको समझ सके और आउटपुट दे सके। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ किसी ने इंग्लिश में बोला, अब अनुवादक मुझे ट्रांसलेट करके मेरी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं आंसर कैसे दूंगा, तो इसलिए अनुवादक जरूरी होता है। तो असेंबलर जो है वो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं अनुवादक, वो क्या करते हैं, आपकी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको आपको रियल लाइफ एग्जांपल में आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए खेत में कोई बाबा बैठा हुआ है, अब आपने पूछा, ठीक है, अब मैं बात करूं, जैसे खेत में कोई बाबा बैठा हुआ है, बाबा से आपने कही बाबा, जैसे आप जयपुर में रहते हो तो जयपुर में रहते हो, या कहीं की भी कोई लोकल लैंग्वेज आपने ले ली, तो जयपुर में रहते हो या भरतपुर में रहते हो आप, तो भरतपुर में हमने बाबा कोई बैठे हुए हैं, देसी भाषा में कि बाबा का कर रहो। अब बाबा के सीधे सीधे समझ में आ गया कि बाबा का कर रहो, बाबा ने कछु ना कर रहो। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको लोकल लैंग्वेज में बात की, मशीन को मशीन भाषा में बात की, आंसर तुरंत मिल गया क्योंकि सीधे सीधे उनके समझ में आ गई।
अब आपने क्या किया, आपने एक वर्ड बोला बाबा क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ तो उनके समझ में आ गई मशीन लैंग्वेज में, लेकिन बीच में इंग्लिश का एक वर्ड बोला, व्हाट आर यू, वेयर आर यू गोइंग, तो एक लाइन जो आपने मशीन भाषा में बोली वो तो समझ में आ गई, लेकिन जो अलग भाषा में बोली वो समझ में नहीं आई। अब बाबा का एक नाती जिसका नाम असेंबलर, उन्होंने बुलाया कि भाई, इन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने जवाब दे दिया कछु ना कर रहे हो, लेकिन ये बोला कि वेयर आर यू गोइंग, ये मेरे समझ में नहीं आया है। तो असेंबलर क्या करता है, इसको लेकर के मशीन भाषा में बदलता है कि ये पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। ये तीसरा केस, एक आदमी ऐसा आया जिसने कोई लोकल लैंग्वेज नहीं बोली, सीधा हाईफाई लैंग्वेज में, बाबा व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा बाबा के उच्च स्तरीय भाषा में। अब बाबा ने कहा कि भाई मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, इसको ट्रांसलेट करो। तो कंपाइलर नाम का नाती जो था उसका, उसने क्या किया, पूरे को ट्रांसलेट करके बताया कि ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बाबा ने कहा भाई तूने एक साथ ट्रांसलेट कर दिया, मेरे समझ में नहीं आया। फिर दूसरा नाती बुलाया इन्वर्टर, उससे कहा कि तू एक एक लाइन को कर, तो उसने कहा कि ये पहली लाइन का मतलब है कि आप कहाँ जा रहे हो, समझ में आ गई कि हाँ आ गई, अब दूसरी करूँ कि हाँ दूसरी करो। तो फिर कहा कि ये पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन भाषा में, अनुवाद करता है एक एक लाइन का लाइन। तो देखिए कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में या निम्न स्तरीय भाषा में। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। अब सवाल कैसे पूछता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, निम्न में से किस भाषा में लिखा गया कोड मशीन सबसे जल्दी समझेगी या समझ करके आउटपुट देगी। तो देखिए मशीन भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो मशीन भाषा में लिखा गया कोड सबसे जल्दी मशीन समझेगी। हमें हमारी भाषा में समझाया जाएगा तो जल्दी समझेंगे ना, क्योंकि बीच में कोई अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मशीन भाषा में लिखा गया कोड मशीन क्या है, सबसे जल्दी समझेगी, ठीक है। ये दूसरा, मशीन भाषा को निम्न में से किस दूसरी भाषा के नाम से जाना जाता है। निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आता है, निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, बाइनरी भाषा। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए किस प्रकार, किस अनुवादक का सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में या मशीन भाषा में बदलता है, या ये करता है वो करता है, तो क्या करता है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो या तो कंपाइलर देगा या इंटरप्रेटर देगा या कॉमा करके दोनों देगा। किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए कोड को, पूरे कोड को एक बार में ही मशीन भाषा में बदलने के लिए कौन सा अनुवादक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो कौन सा, कंपाइलर। और लाइन बाय लाइन किसको करते हैं, इंटरप्रेटर को करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आपसे इसमें पूछे जाते हैं। अब ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। तो देखिए इसमें क्या है कि पहली पीढ़ी के जो एग्जाम्पल है ना, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली पीढ़ी के एग्जाम्पल में आपका एनीवेक है, एडवेक है, यूनिवेक है। तो ये तीनों जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें। एनीवेक, एडवेक, यूनिवेक, ये इंपॉर्टेंट है। IBM 701, यूनिवेक 1। दूसरी पीढ़ी में क्या है, जैसे ये है हनीवेल 400, ये पूरा नाम है हनीवेल 400। IBM 7030, CDC 1604, IBM 1401। PDP 8 जो है वो पहला मिनी कंप्यूटर था। CDC 6600, पहला सुपर कंप्यूटर, संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, ये संसार का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर। PDP 11, उसके बाद चतुर्थ पीढ़ी में IBM PC, एप्पल क्रेवन, इसके बाद में DEC 10, और पंचम पीढ़ी में क्या है, पेंटियम PC, परम, ये इस तरह से चल रहे हैं। तो आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता, बस इनका ध्यान रखें कि एनी एक इनका फुल फॉर्म पूछ ले। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। ये क्या है, पहला व्यापारिक कंप्यूटर, ये है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो एनीवेक, एडवेक, यूनिवेक, ये पहली पीढ़ी में आते हैं, ठीक है, इनका ध्यान रखें। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो क्या है, बड़ा आकार होता था, महंगे होते थे, वातानुकूलित वातावरण की आवश्यकता होती थी, धीमे होते थे, बिजली की खपत ज़्यादा करते थे और अविश्वसनीय थे, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में क्या होता था, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, मतलब स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा थी। तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड, मॉनिटर, ये इनका प्रचलन हुआ। चौथी पीढ़ी में क्या है आपका, विंडोज़ और माउस ये आने लगे। और पांचवी पीढ़ी में क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आपके मतलब की चीज़ तो बस ये इतना ही ध्यान रखें आप, ठीक है।
आपके मतलब की चीज़ जो है ना वो इतना ध्यान रखें बस। एक तो क्या है, हार्डवेयर कौन सा चलता था, ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। दूसरा क्या है, भाषा कौन सी चलती थी, ठीक है ना, इतना आपको ये ध्यान रखना है। और इनके जो फुल फॉर्म है वो आपको क्या है नोट्स में उसमें मिल जाएंगे। किसी को कोई समस्या आए तो वो मुझे नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सअप कर दें, ठीक है ना। ये तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।